अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। दुनिया भर की नज़रें एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान के साहिली इलाकों के साथ बंदरगाहों और तेल बरदार जहाज़ों पर बहरी नाकाबंदी के ऐलान के बाद अब आलमी मंडी में हमने देखा कि तेल की कीमतें एक ही दिन में 10% से भी ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $86 फी बैरल तक पहुँच गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $80 फी बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये कई हफ्तों की बुलंद तरीन सतह है। वजह सिर्फ कीमतों में इजाफा नहीं, असल खदशा यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया की तकरीबन 20% यौमिया तेल और LNG सप्लाई गुजरती है और अगर यहाँ जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर होती है तो फिर आलमी सप्लाई चेन शदीद दबाव में आ सकती है। इस वक्त मार्केट में वॉर प्रीमियम भी शामिल हो रहा है, यानी इन्वेस्टर्स मुस्तकबिल में सप्लाई के मुतासिर होने के खदशे के बाइस कीमतें बढ़ा रहे हैं। जहाज़ों का इंश्योरेंस महंगा होने लगा है और शिपिंग में डिलेज आ सकते हैं और रिफाइनरीज को ऑल्टरनेट ज़राए से तेल खरीदना पड़ सकता है। अब गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के मालिक 2028 तक ऐसी पाइपलाइंस बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास कर सकें, लेकिन फिलहाल दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते पर इन्हिसार करता है। ऑल्टरनेट रूट सोर्स की बात हम करें तो रूस भी यूक्रेन के हमलों और कजाकिस्तान से सप्लाई में कमी ने आलमी मंडी को मजीद गैर यकीनी का शिकार बनाया है। अब इस दौरान अमरीकी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी 1983 के बाद कम तरीन सतह यानी 316 मिलियन बैरल पर आ गए हैं, अब जिससे हंगामी सूरत हाल में आलमी बैकअप भी महदूद हो गया है। अब यहाँ इस सारी सूरत हाल का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है, ज़रा मुख्तसर इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान अपनी एनर्जी की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा ज़ाहिर इंपोर्ट करता है। अगर ब्रेंट खाम तेल $80 या इससे ऊपर बरकरार रहता है तो फिर मुल्क का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। स्टेट बैंक के अंदाजे के मुताबिक खाम तेल की कीमत में हर $10 फी बैरल इजाफे से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल तकरीबन $1.5 अरब बढ़ जाता है। ज़्यादा इंपोर्ट बिल का मतलब है कि फिर तेल खरीदने के लिए मजीद डॉलर दरकार होंगे और इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर फिर मजीद दबाव आ सकता है। रुपए की कदर मुतासिर हो सकती है। महंगाई में मजीद इजाफा तो इससे यकीनी होता है और अगर ये बहरान चंद दिनों में ख़त्म हो गया तो फिर इसका असर ज़ाहिर महदूद हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कशीदगी कई हफ्तों या महीनों जैसे पहले रही थी ये जारी रही तो फिर पाकिस्तान की मईशत के साथ करंट अकाउंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अलावा महंगाई पर इसके असरात बहुत नुमायाँ हो सकते हैं। अब इस सूरत हाल में इस महंगाई को कैसे हुकूमत एब्जॉर्ब करे, इस ऑयल प्राइसेस का असर आवाम तक ना पास ऑन करे, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर हैं वजारत ख़जाना के। सवाल उनके सामने रखते हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देखते हैं कि जब ऑयल सस्ता होता है इंटरनेशनल मार्केट में तो यहाँ 3-3 हफ्ते लोग इंतजार कर रहे होते हैं, कीमत उस प्राइस पर उस सतह पर नहीं आती। महंगा होता है, ऐलान होता है और 3 दिन में वो प्राइस पास ऑन हो जाती है। तो अब हुकूमत क्या बिल्कुल भी एब्जॉर्बिंग पोजीशन में नहीं है कि ऑयल प्राइसेस को एब्जॉर्ब कर सके, रिलीफ आवाम को दे सके थोड़ा? तो लेट मी फर्स्ट ट्राई एक्सप्लेन कि ये जो हमने सारा देखा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हुआ और मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का हुआ, तो एक तो आपने ये देखा है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है जो कि 3.2% पहले एक्सपेक्ट की जा रही थी वो शेव ऑफ होकर 3% रह गई है। जो इन्फ्लेशन है वो भी 4.7% पे ग्लोबली अब समझी जा रही है, विच इज़ हायर इन्फ्लेशन देन थॉट ऑफ बिफोर। सो एक तो ग्लोबल असर है इसका। एक तेल की कीमत है जो आप देखते हैं अपनी स्क्रीन पर या जिसको आप जाकर जिसको पेपर प्राइस कहते हैं न्यूयॉर्क में, और एक तेल की कीमत है जिसमें आप प्लैट्स सिंगापुर पाकिस्तान देखता है और वो तेल की कीमत वो है जिसपे एक्चुअली फिजिकल ट्रेड करता है पाकिस्तान, और ये बड़े अरसे से हम इसको करते आ रहे हैं। अब बात यह है कि लास्ट ईयर आपने 1400 मेरा ख्याल है 28 अरब के करीब रखा था अपना पेट्रोलियम लेवी, दैट्स द मेन बल्क जो इस वक्त टैक्सेस या लेवी की सूरत में है। आई थिंक कलेक्ट शायद 1500 अरब के करीब हुआ। इस साल आपने उसको बढ़ाकर आई थिंक 17.7 ट्रिलियन का हदफ रखा। तो जब आप उसको बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इस दफ़ा भी आपको 9 रुपए वो बढ़ाना पड़ा। अब एक तो सूरत हाल ये है कि अगर ये कंटिन्यू करता है, मैंने हमेशा कहा है कि ये 3-4-6 महीने तो कंटिन्यू करेंगी ये जो प्राइसेस हैं इस तरह की, तो आप इन द शॉर्ट रन तो ये कर सकते हैं जो मेरा ख्याल है कि IMF से गुफ्तगू की जा सकती है कि इस लेवी को कैसे हैंडल किया जाए। ये तो एक शॉर्ट रन की बात है और ज़रूर की जा सकती है। फिर इस पे और भी टैक्सेस हैं, आपको पता है कार्बन लेवी भी बढ़ गई है, वो भी 5 रुपए के करीब हो गई है, और कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी के टैक्सेस हैं जो कि शायद बहुत बड़े नहीं हैं बट स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि प्राइसिंग फार्मूला जो है वो ठीक वर्क कर रहा है, उस पर नज़रसानी कर लीजिए। ये शॉर्ट रन में तो यही चीज़ें हैं, बट लॉन्ग रन में असल में तो सोचना पड़ेगा ना हमें कि हम जिस तरह अपने पेट्रोलियम सेक्टर को चला रहे हैं उसमें हमने आखिर क्या तब्दीली कर रही है इस मामले से निकलने के लिए। देखिए ना, अगर आप इन मार्केट्स को डीरेगुलेट नहीं करेंगे, मे बी इस मार्केट बेस्ड प्राइसिंग पे नहीं जाएंगे। हमने हाई ऑक्टेन को किया हुआ है जिसमें एक प्राइस कंपेटिटिव बिहेवियर होता है।
इसी तरह IEFM है। अब आपको याद है कि इस दफ़ा $1 में भी हमें 4-4.5 रुपए देने पड़े हैं पेट्रोल की सूरत में। फ्रेट इक्वलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हमें एक रूल बेस्ड ट्रांजिशन करना पड़ेगा फ्रॉम जस्ट बीइंग इन स्टेट कंट्रोल। एक तो ये बात हो गई। फिर रेगुलेटरी रिफॉर्म है। मैं इसलिए इन सब चीज़ों की गुफ्तगू कर रहा हूँ कि अगर हम शॉर्ट रन में ही सोचते रहेंगे ना कि प्राइस एडजस्टमेंट्स कैसे हों, तो वो शायद होंगी नहीं। ये जब तक आप कोई लॉन्ग रन मेजर्स लेंगे नहीं, हम इसमें से निकल नहीं पाएंगे। अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए ना, असल बात यह है कि आपको ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना पड़ेगा पाकिस्तान में। इसके अलावा तो आपके पास कोई सूरत हाल नहीं है। फिर फास्टर अप्रूवल्स हैं, सिक्योरिटी रिस्क मिटिगेशन है, यानी कि इस पूरे प्रोसेस को लोकल जो हमने बनाना है, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में जाना है, एक्सप्लोरेशन में जाना है, इसको कैसे हैंडल करना है ये हमें देखना पड़ेगा। फिर पूरी कमर्शियल गैस मार्केट है, हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ थर्ड पार्टी गैस सेल्स। लिबरलाइज करना पड़ेगा LNG और पेट्रोलियम इंपोर्ट्स को, अनबंडल करना पड़ेगा SNGPL और SC, ये जो हमारी सुई सॉर्दन है। ओपन एक्सेस क्रिएट करना पड़ेगा हमें, पाइपलाइन एंड LNG टर्मिनल्स विद ट्रांसपेरेंट कैपेसिटी एलोकेशन, और सबसे बढ़ के हमें डेटा क्रिएट करना पड़ेगा इस सारी चीज़ में। अब अगर ये एफिशिएंसी ऑफ रिफाइनरी ही नहीं हम ठीक कर पाए, आपको मालूम है कि रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन हैज बीन ऑन द कार्ड। तो ये जो आप ये तरीके आप सारे बता रहे थे ना, ये कैसे इसको प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए डीरेगुलेशन के जो प्रोसेसेस थे। अब आप खुद ही ये देखिए ना कि आपने अपनी रिफाइनरीज को भी अपग्रेड नहीं किया, तो आप बाहर से क्रूड मंगा के क्या रिफाइन करेंगे। आपने पहले बात की कि हम रशिया से तेल मंगाएंगे, पर आपके पास पार्को के अलावा, यानी कि लाइट कन्वर्जन वो भी करती है, वो भी डीप कन्वर्जन नहीं करती। आपके पास कोई ऐसी रिफाइनरी नहीं है, बाकी सब हाइड्रोस्किमिंग पे हैं। अगर आप ईरान से भी क्रूड लेंगे तो आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। मैं ये बार बार इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान जब तक ये डीप मेजर्स नहीं लेगा, हम ये डीप काम नहीं करेंगे, हम अगर गुफ्तगू सिर्फ ये करते रहेंगे सतही की कीमत कैसे ठीक होनी है, तो ये शायद बात बनेगी नहीं। बिकॉज द इश्यूज आर सो मच डीपर इन द पेट्रोलियम सेक्टर दैट दिस जस्ट प्राइसिंग मैकेनिज्म। और इस प्राइसिंग में ऑफ कोर्स, जैसे मैंने तो शुरू में ही कहा कि पेट्रोलियम लेवी जिसका हमने इजरा किया था इंस्टेड ऑफ सेल्स टैक्स, अगर ये अभी हम 18% पे ले, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मुल्क में GST 18% है, तो मेरा ख्याल है 40-45 रुपए से ऊपर नहीं बनेगी। आप उसको 80-90 रुपए पे रखे हुए हैं, इस पे आपको सोचना पड़ेगा। पूरी मार्केट लिबरलाइजेशन, रेगुलेटरी रिफॉर्म, कंपेटिटिव गैस मार्केट, प्राइस एंड सब्सिडी रिफॉर्म, मतलब आपको देखना पड़ेगा ना कि अगर आप रैशनलाइज नहीं करेंगे फर्टिलाइजर गैस प्राइसिंग को, तो आप कैसे आगे चलेंगे। आप लिफ्टमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड ये जो डिस्टॉर्शंस विद टारगेटेड ट्रांसपेरेंट सपोर्ट जहां जरूरत है, ये आप कर सकते हैं जरूर। पाकिस्तान में जो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी है उसका बहुत बड़ा दारोमदार अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे रखेंगे, और स्पेशली ऑन द पेट्रोलियम सेक्टर, इसको भी सोचना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा है कि एक नेशनल पेट्रोलियम एंड गैस डेटा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए, ताकि स्टॉक्स, रिफाइनरी रन्स, इंपोर्ट्स, LNG यूटिलाइजेशन, पाइपलाइन कैपेसिटी, एलोकेशन, प्राइसेस, टैक्सेस, मार्जिन, सर्कल डेट, ये सामने दिखाई दे रहा हो। अब ये बड़े डीपर स्ट्रक्चरल काम है, मच बियॉन्ड द प्राइस मैनेजमेंट। अभी आपको पता है कि हुकूमत ने ये भी बात की थी कि हम एक स्टेबलाइजेशन फंड बनाएंगे। ये जरूर होना चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रिगर कर सके, बट दैट डजंट मीन कि आप प्राइस को डिटरमिन कर रहे हैं, आप एबरेशंस को निकाल रहे हैं। आखिर में मैं हमेशा कहता हूं कि ये सब काम करने के लिए पाकिस्तान को बेस्ट रेगुलेटरी, लीगल, फाइनेंशियल, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री माइंड्स को पुट टुगेदर करना पड़ेगा अगर हमने ये सब कुछ करना है। और खान साहब, ये जारी ये पूरा रिफॉर्म प्रोसेस शॉर्ट टर्म तो नहीं लग रहा, ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होगा। डीरेगुलेशन करने जा रहे हैं और ये सारे स्टेप्स अगर मिस आउट कर देते हैं तो फिर वो डीरेगुलेशन क्या किसी काम की रह जाएगी? वो तो फिर कंपनीज के हाथ में आप अगर कीमत दे देंगे तो उसकी कोई गारंटी तो नहीं होगी कि वो भी रिलीफ फिर लोगों को मिल सके, जब तक ये सारे स्टेप्स जो आप तजवीज़ कर रहे हैं नहीं लिए जाते। एब्सोल्युटली दुरुस्त बात है आपकी। आप अगर मतलब इसमें इसका रिक्विजिट तो इंडिपेंडेंट होगा, बड़ी प्रोफेशनल होगा, रेगुलेट मार्केट डेटा हो, मतलब ये सारे प्री रिक्विजिट्स हैं। और बाकी भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, अगर आप ये सारा कुछ नहीं करेंगे तो खाली एक काम जो है, दैट इज व्हाई रिफॉर्म डजंट क्रिएट द डेप्थ एंड द प्रॉस्पेरिटी दैट वी आर लुकिंग फॉर।
बट आई एम श्योर कि अथॉरिटीज़ को अदराक है इन सब चीज़ों को, एंड वील सी इन कमिंग डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स कि हम ये सारे काम होते हुए देखें पाकिस्तान में। सही। और एक आखिरी ब्रीफ कमेंट, अगर ये आप जो लेवी आपने कहा कि ये 40-45 के अराउंड भी लाते हैं, जो इस वक्त 80 पर लीटर है, तो भी ये फिजिबल है, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि इसको हाफ किया जा सके और फिर ये जो कलेक्शन है वो भी मुनासिब हो सके? आईएमएफ से डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक ऐसा टैक्स है जो अनफॉर्चुनेटली आप पे भी और अमीरों पे भी और गरीबों पे भी मतलब एक जैसा पड़ रहा है। और अगर ये प्राइस हायर रहती है तो ये इन्फ्लेशनरी होगा, अगर ये इन्फ्लेशनरी होगा तो पॉलिसी रेट ऊपर जाएगा, फिर फिस्कल पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सो ये इट्स अ सर्कल। आई एम श्योर कि इसकी डिस्कशन की जा सकती है फंड के साथ कि इसको थोड़े अरसे के लिए यहाँ पे रोक लिया जाए या थोड़ा कम किया जाए, बिकॉज मेरे ख्याल में तो ये काउंटर सिक्लिकली होना चाहिए। अगर कीमतें बहुत ऊपर जा रही हो तो इसको मैनेज कर लें, और अगर 18% जीएसटी ही लगाना हो तो वो तो 40 रुपए के करीब बनता है। दैट्स अ थॉट प्रोसेस जो कि जरूर आईएमएफ से डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खाका नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जैसे ही कशीदगी में दोबारा इजाफा हुआ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखा कि एक बड़ा डिक्लाइनिंग मोमेंट आ गया और आज 3.5% से ज़्यादा डाउन हो गई है मार्केट। 6,400 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले और ये सिलसिला सिर्फ आज ही नहीं शुरू हुआ, बल्कि हमने कल भी देखा था कि ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 से 2% के करीब मार्केट ने कल भी एक डाउनफॉल दिखाया था और हफ्ते का आगाज़ कुछ ख़ास बेहतर नहीं हुआ था। तो अब ये सिलसिला आगे किस तरह जाना है, चूँकि कशीदगी अभी फौरी तौर पर हमें कम होती नज़र नहीं आ रही, तो अब इन्वेस्टर्स की ये जो इन्वेस्टमेंट मार्केट से के निकल कर क्या कहीं और जा रही है और मार्केट में फिर नई इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। एक तरफ हमने देखा था कि एक साल में रिकॉर्ड नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में आए थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना शेकी सिचुएशन में क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO RFX के हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 6,500 पॉइंट्स ऑलमोस्ट आज इंडेक्स से माइनस हुए, कल भी सूरत हाल कोई ख़ास बेहतर नहीं रही थी, तो ये हफ्ता कुछ खास बेहतर नहीं लग रहा। इन्वेस्टर क्यों इतना शेकी नजर आ रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली जो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रही हैं, इसमें दो एस्पेक्ट्स अगर हम देखें, जो पीस टॉक्स थी या पीस डील थी, उसका ब्रेक होना, फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक मेजर रोल पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी था। उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी आई थिंक कि इसके रिजोल्यूशन के लिए कि ये US ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व हो जाए। अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर इसको दो एस्पेक्ट से देख रहे हैं। एक तो दुनिया भर की मार्केट्स गिर रही हैं, आई थिंक कि उसका फॉलो ऑन इफेक्ट है पाकिस्तान मार्केट में पड़ा है। दूसरी बात ये कि हमारी जो सक्सेस है, आई थिंक इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई पीस डिविडेंड हमें मिलता। अनफॉर्चुनेटली पीस डिविडेंड जो है वो उस सूरत में मिलता है जब हम देखते हैं कि ये किसी तरह से हमारा रोल उसके अंदर जो इससे पहले रहा था उसकी जो सक्सेस है वो मेजर होती। तो आई थिंक कि दो एस्पेक्ट से इसको देखा जा रहा है। दुनिया भर की मार्केट गिर रही है, दूसरा हमारी जो अपनी एफर्ट थी उसकी जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, आई थिंक कि वहां पर हम थोड़ी सी वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीस डील जो है इसका फॉलो ऑन इम्पैक्ट नहीं आता, तो टू अनफॉर्चुनेट मार्केट जो है इसी का इम्पैक्ट ये देखा जा रहा है। और फिर हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो यूजुअली 17-18 बिलियन डॉलर होता है। आई थिंक कि वो हाफ हो गया था ये जब ऑयल प्राइसेस $60 पे चली गई थी। अब ये ऑयल प्राइसेस दोबारा $86 पे जाएंगी तो हमें थोड़ा 2-3 बिलियन डॉलर का जो है मजीद इम्पोर्ट बिल के अंदर इजाफा होगा, जिसको नेगेटिवली परसीव किया जा रहा है। सही। अच्छा, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब ज़रूर है, लेकिन उतनी वर्स्ट नहीं है जितनी हमने मार्च या अप्रैल में देखी। तो उस वक्त मार्केट हमारी 150 से भी बिलो चली गई थी। अब एक बार फिर 2 ही दिन में हम 175 के अराउंड आ गए। तो ये अभी इसमें मज़ीद भी आने वाले दिनों में डिप आएगा या फिर थोड़ी कवर अप हो सकती है? देखिए, टू अनफॉर्चुनेट कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं वो हमें नजर आ रही हैं कि ये एस्केलेशन हो रही है और दुनिया भर की मार्केट्स प्रेशर में है। तो वी कैन रियली से कि ये राइट अवे इसका कोई जो है रेजोल्यूशन मिल जाएगा। बट यू आल्सो नो कि US गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, ट्वीट्स आती हैं, वो जो है टर्न अराउंड कर देती है। जब $120 के करीब ऑयल था तो वहाँ पर हमने देखा कि ऑयल जो है दोबारा $60 की तरफ, जब $65 की तरफ आया तो अब वो $86 की तरफ ब्रेंट चला गया। तो आई थिंक वी रियली वेटिंग फॉर
कि जो है किस तरह से जो पीस टॉक्स है उसकी जो जो डेवलपमेंट्स हैं वो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बट ये वी लुक फॉरवर्ड कि कोई अच्छी डील आ जाएगी और कोई अच्छी बात आ जाएगी, अच्छी ट्वीट आ जाएगी, वो होपफुली जो है मार्केट को टर्न अराउंड कर देगी राइट अप। और ऐसा सब जिस तरह हम इंटरनेशनली देखते हैं ऑयल प्राइसेस जब ग्रो कर रही होती हैं, तेज़ी से ऊपर जाती हैं, तो पाकिस्तान में भी क्या ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट उस वक्त बढ़ जाती है, दीगर स्टॉक्स से निकलकर लोग ऑयल स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, या सूरत हाल नॉर्मल ही रहती है यहाँ पर? देखिए, नॉट नेसेसरली वहाँ पर जहाँ ऑयल प्राइसेस गिरती हैं वहाँ पे इन्वेंट्री लॉसेज होते हैं ऑयल कंपनीज के, और फिर वहाँ पे उन ऑयल कंपनीज के अंदर प्रेशर भी आता है। बट पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। यहाँ पे ऑयल प्राइसेस जो है के बढ़ने के साथ भी ऑयल कंपनीज के अंदर जो है वो इजाफी इन्वेस्टमेंट देखी गई, और गिरने के बाद भी जो है मार्केट के अंदर जो है तेजी देखी गई ऑयल स्टॉक्स के अंदर। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान एक सेपरेट पर्सपेक्टिव उसका लिया जा रहा था, रेमिटेंसेस पॉजिटिव था, और फिर पीस डिविडेंड की जो एस्पेक्ट्स थे उस पर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी। तो यहाँ पर हमने देखा ऑयल स्टॉक्स के अंदर प्रेशर नहीं आया, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो प्रेशर आ गया जब हमें नज़र आया कि हमारी जो सक्सेस है ये डील मेकिंग के अंदर ये कोई इतनी इफेक्टिव जो है वो नहीं रही। बट जाहिर ये स्पेकुलेशन की सिचुएशन है, वहाँ पर डील की टॉक्स जो है वो कंटिन्यू हो रही हैं, और आई थिंक इसको यूएस गवर्नमेंट भी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। तो वी रियली होपफुल कि ये कोई पॉजिटिव जो है इसका एस्पेक्ट आएगा, और स्पेकुलेट इसी बात पर हो रहा है कि होपफुली पॉजिटिव आउटकम इसका नजर आएगा। अच्छा, अब इस प्रेशर की कंटिन्यूटी बड़ी अहम होगी कि अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर ये वीक बहुत ही एक डिजास्टर वीक के तौर पर सामने आएगा, चूंकि हम 180s में और हायर 80s में थे और वहाँ से हम 175 पर आ गए, और खुदा न खास्ता अगर 170 से भी हम नीचे चले जाते हैं तो ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को मज़ीद फिर मुतासर कर देगा। तो ये अगले 2 दिन इसका मतलब बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त आलमी हालात के एतबार से भी, हमारी स्टॉक मार्केट के लिए भी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो है ये सारे स्पेकुलेशन के मामलात होते हैं, इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव ट्वीट जो है पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट दे सकती है और मार्केट डायरेक्शन ले सकती है। तो वी लुक फॉरवर्ड फॉर सम पॉजिटिव न्यूज, इसको फॉलो ऑन कर रहे हैं न्यूज को। आई होप कि अगर कोई ऐसी पॉजिटिव ट्वीट आती है रिगार्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, या फिर कोई पीस डील को लेकर कोई अच्छी बात आती है, या कोई रिजोल्यूशन नजर आता है इस कॉन्फ्लिक्ट का, आई थिंक वहीं पे इन्वेस्टर का सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा और मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब। एम हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बजट से पहले ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में छोटी गाड़ियां लाखों रुपए सस्ती होने जा रही हैं, टैक्सेस में बहुत कमी हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा होगा नहीं, चूंकि आप पाकिस्तान में अवामी नौयत की छोटी गाड़ियों के सस्ते होने का लाखों लोगों का ख्वाब शायद अभी फ़िलहाल तो पूरा होने नहीं जा रहा, क्योंकि इसके आड़े IMF की सख्त शराइत आ चुकी हैं, और कुछ ऐसा लग रहा है कि अब अवामी फ़ैसले हुकूमत के साथ साथ IMF भी कर रही है। और इसकी एक ताज़ा मिसाल हम हुकूमत की जो नई ऑटो पॉलिसी है, जो अब सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि IMF की मंजूरी से भी जुड़ी हुई नज़र आ रही है, ज़रा उसकी थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हुकूमत एक ऐसी ऑटो पॉलिसी लाना चाहती है जो नई इन्वेस्टमेंट के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग और रोज़गार में भी इजाफा करे, लेकिन अब जो टैक्स में रिलीफ देने के मामले पर IMF का सख्त मौक़िफ़ सामने आया है, वो इसमें एक बड़ी रुकावट लग रहा है। हुकूमती तजवीज़ के मुताबिक 800 cc गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 12.5% किया जाना था, ताकि आम खरीदार को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। लेकिन कुछ इत्तलात ऐसी सामने आई हैं कि IMF ने इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया है, और अगर ऐसा ही रहा तो फिर छोटी गाड़ियों की कीमतों में जो नुमाया कमी की एक्सपेक्टेशन थी वो शायद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। नई ऑटो पॉलिसी में लोकल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के साथ गाड़ियों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रोज़गार के नए मौके और गाड़ियों को बैनुल-अक़वामी सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन तमाम टैक्स सहूलतों और रिलीफ को फाइनल मंजूरी से पहले IMF से मुशावरत के बाद ही नाफिज किया जा सकता है। हुकूमत एक और अहम तजवीज़ पर भी गौर कर रही है, जिसके तहत पेट्रोल और हाइब्रिड गाड़ियों पर कार्बन टैक्स आयद किया जा सकता है, ताकि क्लाइमेट टारगेट हासिल किए जा सकें। इसी दौरान ऑटो सेक्टर में टैरिफ रिफॉर्म्स भी ज़ेर गौर हैं, और इनमें कस्टम्स ड्यूटी की ज़्यादा से ज़्यादा हद मुकर्रर करने के साथ रेगुलेटरी ड्यूटी को मरहलावार ख़त्म करना और फिर टैक्स सिस्टम को ज़रा सिंपल बनाना शामिल है। लेकिन इसके साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी इख्तिलाफ सामने आया है। हुकूमत न्यू एनर्जी व्हीकल्स पर सिर्फ 1% टैक्स बरकरार रखना चाहती है, ताकि EV मार्केट को फ़रोग मिल सके, ये मार्केट जल्दी एमर्ज हो सके। लेकिन कुछ इस बारे में भी इत्तलात ऐसी आई हैं कि IMF इन्हें भी 18% GST के दायरे में लाने का हामी है। अब अगर 18% GST नाफिज हुआ तो फिर इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइब्रिड गाड़ियां नुमाया तौर पर महंगी हो सकती हैं, जिससे इनकी फ़रोख्त और फिर पाकिस्तान में
ईवी अपनाने की रफ्तार भी खासी हद तक मुतासिर हो सकती है। इसी तरह हुकूमती पॉलिसी 2030 तक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद 22 लाख तक पहुँचाने का टारगेट भी खतरे में पड़ सकता है। अब ये जो इस वक्त IMF के रिजर्वेशन हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं और इससे फिर गाड़ियों की जो कीमतें उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। सौलिया हसन साहब ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सौलिया साहब, बजट से पहले हमें लग रहा था कि ये छोटी गाड़ियाँ 800 सीसी वाली, 660 सीसी वाली, इंपोर्टेड भी, ये इनमें अच्छी खासी कीमत कम हो जाएगी, इनमें टैक्सेस कम हो जाएंगे। हुकूमत ने ऐलान भी किया था, लेकिन ये ऐलान कुछ और फिर ऐसा लग रहा है कि फैसला कुछ और होगा। ये जो IMF की थोड़ी से रिजर्वेशन दरमियान में आ गए तो इसके बाद अगर कीमत कम नहीं होती तो ये जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल कार्ड्स हैं तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको कैरी करना, खासतौर पर नए खरीदारों के लिए। अस्सलाम वालेकुम अरबाब, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। और अभी जो आपने मुझसे सवाल करने से पहले एक पूरी समरी दी है वो बड़ी ही किस्म की थी। देखें, इस वक्त इट विल बी अ रेसिपी फॉर डिजास्टर अगर इलेक्ट्रिक के ऊपर भी 18% टैक्स आ जाता है। हमारी जो NEV पॉलिसी है जिसके मुताबिक 2030 में हमने 30% अपने व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक करना है तो वो रह जाएगी। इस वक्त ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है उसने जो हमें कहा कि ऑटो पॉलिसी आ गई, अभी तो खैर आते आते आ रही हैं सारी चीजें, इतनी लेट कभी भी ऑटो पॉलिसी नहीं हुई। एनीवेज, जितनी देर आती जा रही है हमारे डिफरेंट किस्म के रूमर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर जा रहे हैं। नंबर 1 रूमर ये जो इन्होंने यूज्ड गाड़ियों के ऊपर इंपोर्ट कम करने का फैसला किया है, टैक्सेस कम करने का फैसला किया है, इजाजतें खोल दी हैं कि यूज्ड व्हीकल आएगी उससे सबसे पहले अगर एग्जिस्टिंग असेंबलर के ऊपर इतना बड़ा टैक्स लग जाएगा जिसमें कस्टम्स और ये सब मिलाकर 122% के टैक्सेस लगेंगे तो मुझे बताएं कि वो सर्वाइव कैसे करेंगे। फिर तो हर कोई यूज्ड इंपोर्टेड गाड़ियां मंगवाए या यूज्ड गाड़ियां मंगवाए, असेंबलिंग पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कोई भी किसी किस्म की मेहनत नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट चाह रही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए आपके मुल्क में। जब इतने हाई टैक्सेस होंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी? कोई हमारे मुल्क में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा? हर कोई अपने बिजनेस का ROI चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके आगे आप ये देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ साथ इलेक्ट्रिक बैटरीज हैं, चार्जिंग स्टेशंस हैं। अभी तो NEV पॉलिसी का प्रॉपर तरीके से स्टार्ट ही नहीं हुआ कि इन टैक्सेस से खत्म हो जाएंगी। और पेट्रोल वालों के आप कह रहे हैं कि आगे टैक्सेस बढ़ेंगे। आप जरा टोकन टैक्स तो देखें, इस वक्त पेट्रोल की गाड़ी का दुगना तिगना टोकन टैक्स हो चुका है। हमें तो ये बीच में ना कोई अनाउंसमेंट्स आई हैं, ये तो जिसका चलान होता गया उसको पता चलता गया कि मेरा टोकन टैक्स इतने हो गया और उसके ऊपर इतनी शदीद इन्होंने वो हाई किस्म के इन्होंने वो रखे हुए हैं, सजाएं रखी हुई हैं इतनी अमाउंट की कि आप अगर एक टोकन टैक्स नहीं देते तो उसके अगेंस्ट आपको 2 से 3 की अमाउंट का तो जुर्माना देना पड़ेगा और जो एग्जिस्टिंग आपने देना है वो भी 3 गुना ज्यादा है जितना पहले था। तो पेट्रोल गाड़ियां तो वैसे ही एक किस्म की ऑब्सोलीट होती जा रही हैं, बट एट द सेम टाइम आप ये देखें कि एक विशेष सर्कल है जिसमें हम फंस गए हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सौलिया हसन साहब, ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजू के साथ हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में महंगी बिजली का असल जिम्मेदार कौन है, सनत या हुकूमती मनसूबाबंदी? पाकिस्तान में बिजली सिर्फ महंगी नहीं हुई बल्कि इसकी कीमत के पीछे कई ऐसे छुपे हुए एक्सपेंसेस मौजूद हैं जिनका ताल्लुक कंज्यूमर्स के इस्तेमाल से ज़्यादा हुकूमती मनसूबाबंदी की कमज़ोरियों और महंगे मुआहदों और कमज़ोर निज़ाम से है। आज सनतें सिर्फ इस्तेमाल शुदा बिजली की कीमत अदा नहीं कर रही बल्कि ऐसे अखराजात भी बर्दाश्त कर रही हैं जिनमें उनका कोई किरदार ही नहीं है। 2015 से 2023 के दौरान लोड शेडिंग खत्म करने के लिए हुकूमत ने तकरीबन 20 गीगावाट नई बिजली पैदा करने की कैपेसिटी ग्रिड में शामिल की। इस मंसूबे पर अंदाजन $80 अरब खर्च हुए जिसमें बिजली घरों के साथ ट्रांसमिशन लाइन्स और इंपोर्टेड फ्यूल का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल था। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादातर गर्मियों में चंद घंटों के लोड को पूरा करने के लिए की गई, ना कि मुसलसल चलने वाली सनती पैदावार के लिए। इसका नतीजा ये निकला कि बिजली घर चलें या ना चलें उनके मालकान को कैपेसिटी पेमेंट्स मिलती रहीं। अब यही वजह है जो कैपेसिटी चार्जेस चंद बरस पहले 2 से 3 रुपए फी यूनिट थे वो अब बढ़कर तकरीबन 17 से 19 रुपए फी यूनिट तक पहुंच चुके हैं। यानी इंडस्ट्रीज सिर्फ बिजली नहीं खरीद रही बल्कि ऐसे बिजली घरों का खर्च भी अदा कर रही हैं जो साल के बड़े हिस्से में बंद रहते हैं। इसके बाद फिर दूसरा बड़ा मसला इंपोर्टेड LNG का है। जब RLNG से चलने वाले बिजली घर चलाए जाते हैं तो इंडस्ट्रीज को महंगे इंपोर्टेड फ्यूल की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। अगर सस्ती लॉन्ग टर्म LNG कार्गो इस्तेमाल करने के बजाय महंगी स्पॉट मार्केट से
एलएनजी खरीदी जाए तो बिजली मजीद महंगी हो जाती है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं बल्कि नाकिस मनसूबाबंदी का नतीजा है। एक और मुतनाज़ मामला है सिस्टम गैस और RLNG की मिलावट का। इंडस्ट्री ओगरा की जानिब से जारी करदा गैस टैरिफ की बुनियाद पर अपनी कॉस्ट के साथ इंपोर्ट कीमतें और इन्वेस्टमेंट्स का मनसूबा बनाती हैं। अगर बाद में इंतजामी फैसलों के जरिए इजाफी RLNG कॉस्ट इन्हीं पर मुंतकिल कर दी जाए तो मुकर्ररा टैरिफ की शफाफियत ख़त्म हो जाती है। ख़ास तौर पर सवाल उस वक्त पैदा होता है जब हुकूमत बिजली की किल्लत के बाइस गर्मियों के इजाफी लोड या इंतजामी गलतियों की वजह से महंगी स्पॉट LNG इंपोर्ट करती है और फिर बाद में इसका खर्च इंडस्ट्रीज से वसूल करती है। तो रेगुलेटरी उसूलों के मुताबिक पहले यह साबित होना चाहिए कि कौन सा कार्गो किस कंज्यूमर ने इस्तेमाल किया, किस शोबे को फ़ायदा पहुंचा और असल जिम्मेदारी किसकी थी। इसके बगैर कॉस्ट की मुंतकली मुनसिफाना नहीं समझी जा सकती। इसी दौरान पाकिस्तान का एनर्जी निज़ाम एक और बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कशीदगी ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान तेल और LNG की इंपोर्ट के लिए एक ही बहरी रास्ते पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। अगर ये रास्ता मुतासिर हो जाए तो बिजली के साथ गैस और इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट सब एक साथ दबाव में आ जाते हैं। अब हुकूमती बदइंतज़ामी और महंगी बिजली से बचने के लिए इंडस्ट्रीज़ ने अपने आप को मुतबादिल ज़राए की तरफ धकेल दिया है। पाकिस्तान में तेज़ी से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जबकि बहुत सी इंडस्ट्रियल BPO के साथ को जनरेशन और हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम अपना रही हैं ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम की जा सके। अगर नेशनल ग्रिड अपनी कॉस्ट और कारकर्दगी बेहतर ना बना सका तो इसके बेहतरीन कंज्यूमर्स भी आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम से बाहर निकलते जाएंगे और खदशा ये भी है कि मुकम्मल तौर पर ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसी एनर्जी पॉलिसी दरकार है जो इम्पोर्टेड फ्यूल पर रिलाई कम करे, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी को फ़रोग दे और इसके अलावा ग्रिड को भी जदीद बनाए। इसके अलावा पॉलिसी में ये बात भी शामिल हो कि हर कॉस्ट उसी कंज्यूमर पर डाली जाए जिसने वाकई उससे फ़ायदा उठाया है। यही रास्ता सस्ती बिजली के साथ मजबूत इंडस्ट्री और स्टेबल इकोनॉमिक तरक्की की बुनियाद बन सकता है। अब इसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ एक बार फिर मुतासिर है तो पाकिस्तान में गैस के आने वाले दिनों में मज़ीद भी महंगी हो सकती है और उसकी फरामी में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं और इसका फिर एक मुस्तकिल हल क्या है। जो हमारे पास डिप्लीट होते हुए ज़खायर हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। आसिम रियाज साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में है, अभी 4 महीने पहले हमने देखा ये अपने पीक पे गई फिर वापस आई। अब पाकिस्तान में एनर्जी और ख़ास तौर पर जो गैस की प्राइसेस हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। तो सिर्फ यही एक रास्ता है पाकिस्तान में गैस को लाने का और इन फ्यूचर अब हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, जो हमारी अपनी कमियां खामियां हैं या जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो ये कैसे हम गैस की कीमतें और फिर अपने ज़खायर को भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया। ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की डिसरप्शन है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डिसरप्शन है। तकरीबन 11 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल का शट-इन्स हैं और 10.4 BCF गैस जो है तकरीबन जो 88 MTPA UAE और कतर LNG इंपोर्ट करते थे वो बंद हो चुकी है। हमारी 99% LNG कतर से आती थी। एक ही यानी एक नॉन हुर्मुज़ कार्गो था, वो हम डाइवर्ट कर चुके थे क्योंकि हुर्मुज़ क्राइसिस से पहले हमारे पास सरप्लस RLNG थी, जिसकी वजह से हमने 410 MMCFD अपनी फील्ड बंद की हुई थी। तो अभी ये है कि हमें क्या करना है। पाकिस्तान तकरीबन जो हमारे सीजनल कूलिंग एंड वेंटिलेशन डिमांड है वो 20,000 मेगावाट की है। तो हमें बेसिकली डिमांड को रिड्यूस करना चाहिए। हमने जो 3 कार्गो लिए हैं, जो आखिरी कार्गो है उसकी जो हमें मार्जिनल प्राइस पड़ी है वो $23 ट्रांसमिशन में और $25 डिस्ट्रीब्यूशन में पर MMBTU पड़ी है, जो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमें लोड शेडिंग करनी पड़ेगी, वरना ये एक्सपेंसिव बिजली ना सिर्फ हमारा बिजली का टैरिफ आगे बढ़ाएगी बल्कि गैस का टैरिफ, जो इंडस्ट्री का टैरिफ है, ब्लेंडेड टैरिफ, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। सिर्फ मैं आपको बात बताऊं, जो हमारा इंडस्ट्रियल कैप्टिव का ब्लेंड है वो 4,900 रुपए पर MMBTU पे जा चुका है। यानी कि पाकिस्तान के कुओं से जो गैस निकलती है वो 1100 से 1200 रुपए की होती है। इसके ऊपर ओगरा प्रेस्क्राइब प्राइस देता है जो पाकिस्तान की रेवेन्यू रिक्वायरमेंट स्क्वीज की पूरी कर देता है, वो 1600 से 1700 रुपए पर MMBTU है। उसके ऊपर हम इंडस्ट्री वाले 1800 रुपए की गैस में क्रॉस सब्सिडी देते हैं, जिसकी जो 3500 रुपए का हमारा नोटिफाइड टैरिफ है। इसके ऊपर फिर जब ये ब्लेंड बनता है, जो सरप्लस RLNG है वो हमें टैरिफ में दे देते हैं, तो हमारा टैरिफ 4400 चला जाता है। इसके ऊपर फिर लेवीज भी लग जाती हैं, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव हमारी गैस की प्राइस हो जाती है। 2-3 साल पहले इंडस्ट्रियल जो कैप्टिव टैरिफ था वो 1100 था और अभी 4500 से ऊपर है। तो ये हमें इस वक्त ये करना
अच्छा आसिम साहब, ये जो पिछले 4 महीने के हालात हैं दुनिया के, ये सिर्फ यही अहम फैक्टर हैं हमारे यहाँ गैस महंगी करने के या गैस की महंगी खरीदारी के? या ज़ाहिर इससे पहले भी हमारे यहाँ गैस की डिप्लीट होते ज़खायर, उनकी वजह से हमें महंगी RLNG ख़रीदनी पड़ती है। अब वो किस वक्त क्या डिसीजन कौन सा मिनिस्टर लेता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसका बोझ तो एक आम आदमी पर ही पड़ता है। तो ये मैनेजमेंट की खामियाँ हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, ये असल इशू कहाँ पर है? असल इशू तो पाकिस्तान ने जब वापडा को अनबंडल किया, वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूटिलिटी, तो उसे सिंगल बायर बना दिया। वहां हमने 8000 मेगावाट के ऑयल बेस्ड जनरेशन लगा दी। 2009 की बात करें, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात होती है, तो उस वक्त हमने ईरान से कहा कि हम 750 MMCFD आपसे गैस ले लेते हैं, जिससे हम 4000 मेगावाट बिजली बनाएंगे। तो हमारा एनर्जी मिक्स जो पावर का था वो हैवीली डिपेंडेंट ऑन ऑयल एंड गैस था। तो हमने 2015-16 में उस ऑयल से जो बहुत एक्सपेंसिव था LNG की तरफ हम मूव हुए और हमने 5000 मेगावाट के LNG के प्लांट लगाए जो ऑयल से काफी सस्ते थे। लेकिन उसके बाद हमने 7.1 गीगावाट इंपोर्टेड और लोकल कोल बना लिया, 2200 मेगावाट के K2 K3 आ गए, और पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने 35 गीगावाट सोलर इंपोर्ट कर लिया। अब टोटल अगर हम सोलर को देखें तो 50 गीगावाट सोलर इंपोर्ट कर पाकिस्तान कर चुका है। अगर वो सारा लग चुका है और मैं बड़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लूं तो 54 टेरावाट आवर बिजली बनाता है। तो 54 टेरावाट आवर का अगर हम पाकिस्तान की जो एनर्जी ईयर बुक है उससे कन्वर्जन करें तो ये 1280 MMCFD गैस सिर्फ सोलर खत्म कर चुका है। तो पाकिस्तान को जरूरत ये है कि अपनी गैस को डिस्कवर करें, अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज पे रहें, चाहे वो सोलर है या वो गैस है। पाकिस्तान की जैसे माड़ी एनर्जीज है, वो एक ही फील्ड से 4 गुना 18 महीनों में प्रोडक्शन अपनी बढ़ा चुकी है। अभी उसने एक फील्ड की बिड दी है। हमें अपनी गैस पे तवज्जो देनी चाहिए, गैस मार्केट को लिबरलाइज करना चाहिए ताकि प्राइस सिग्नल कंज्यूमर तक ट्रैवल करे। जो हम $17 की LNG या $16 की दे रहे हैं उससे बहुत बेहतर है। तो आसिम साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में डिस्कवर्ड या अनडिस्कवर्ड रिजर्व्स ऐसे मौजूद हैं, टैप चाहे वो टैप्ड हों चाहे अनटैप्ड हों, कि जो इतनी पाकिस्तान की खपत को या डिमांड को पूरा कर सकें और फिर ये इम्पोर्ट बिल कम हो सके? वाकई इतने डिस्कवरीज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। HDIP का जो पुराना एस्टिमेट था, पेट्रोलियम डिवीजन का डिपार्टमेंट है, वो 272 TCF पाकिस्तान को कहता था, और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान 150 TCF कहता है। इसके अलावा अनकन्वेंशनल गैस भी है। तो पाकिस्तान के पास गैस है, लेकिन हुआ ये जब हमने LNG इंपोर्ट की रिंग फेंस्ड ऑयल को रिप्लेस करने के लिए, तो पावर सेक्टर मूव अवे हो गया टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट करा के चीपर अल्टरनेटिव की तरफ। तो वो सरप्लस RLNG, पाकिस्तान का स्टोरेज तो है नहीं, कहीं भी खपत नहीं होती थी, वो फिर हम रेजिडेंशियल सेक्टर में $4 की बेच देते थे, या वो कहीं और डाइवर्ट हो जाती थी जिसपे $8 पर MMBTU का खसारा होता था। तो हमारा सर्कुलर डेट 300 अरब से बढ़ के अभी 1800 अरब प्रिंसिपल है और 1500 अरब LPS है, तो 3300 अरब हो गया। तो इसकी वजह से लिक्विडिटी क्रंच आ गया अपस्ट्रीम सेक्टर में। इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने गैस मार्केट को लिबरलाइज कर दिया। अब लिबरलाइज अगर हम मार्केट को कर दें तो प्राइस सिग्नल ट्रेवल करेगा। $60 की गैस हम आराम से इंडस्ट्रियल सेक्टर अपस्ट्रीम में ले लेगा, उसको $9-10 की पड़ जाएगी। लेकिन टैरिफ को हमने इन्फ्लेट किया हुआ है क्योंकि हमारी बिजली की खपत बहुत कम हो गई है। पाकिस्तान का 6 गीगावाट से बेस लोड भी गिर गया, तो उसको वापस बेस लोड लाने के लिए इन्होंने हमारा 1100 का टैरिफ इंडस्ट्री का बढ़ा के 4500 कर दिया। अभी जो महंगे कार्गो ला रहे हैं इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ बिजली की प्राइस पे आएगा, बल्कि हमारा ब्लेंड जो 2300 रुपए की गैस है वो 3500 की हो जाती है, और जो 3500 की गैस है वो 4500 जो इंडस्ट्री के लिए गैस बहुत मुश्किल है। उनके मसाइल अपनी जगह पर ज़ाहिर मौजूद हैं, लेकिन ये जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को तो गैस मिल ही नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से मिल रही है, ये भी महंगे दामों खरीदनी पड़ रही है। तो ये इस सारी सूरत हाल में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का भी मसला हल हो सकता है, अगर ब्रीफली बता सकें? जी, डोमेस्टिक कंज्यूमर को चीपर और अल्टरनेटिव की तरफ जाना चाहिए, सोलर की तरफ। हम अभी भी डोमेस्टिक कंज्यूमर को $4.23 पर MMBTU की गैस देते हैं एवरेज SNGPL के नेटवर्क में, SSGC में भी इतनी। तो अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब का डोमेस्टिक रेजिडेंशियल सेक्टर 500 MMCFD गैस $4 की इस्तेमाल कर लेता है, और LNG भी डाइवर्ट होकर चली जाती है। तो पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको डाइवर्सिफाई अवे करें। LPG बहुत महंगी हो गई थी, जैसे आपने बताया, हॉर्मस क्राइसिस के बाद $35 पर MMBTU हो गई।
तो गरीब बंदा $35 की गैस इस्तेमाल करता है और अमीर बंदा पाइप नेचुरल गैस $4 की इस्तेमाल करता है। इस वजह से वो कर्टेलमेंट करते हैं, उनको जितनी गैस बेचेंगे उतना ज़्यादा आपका सर्कुलर रेट इकट्ठा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रियाज साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। सुनी इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।